हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस वीडियो में जेएसएससी पीजीटी जो झारखंड पीजीटी अभी जो परीक्षा ली गई अगस्त से सितंबर के बीच में, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, आयोग ने एग्जामिनेशन ले लिया है और उसके बाद जो है आयोग ने इसका आंसर की भी जारी कर दिया है। और जिन छात्रों को जिस प्रश्न में आपत्ति थी उसके रिगार्डिंग उसका चैलेंजेस भी उसका ऑप्शन दिया गया था कि छात्र उसमें सबमिट कर सकते हैं। वो भी डेट खत्म हो चुका है। फाइनली अब छात्रों को प्रतीक्षा है कि इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा और रिजल्ट आने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो कब से प्रारंभ होगा। और साथ ही इसमें सबसे बड़ा सवाल कि कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी जो अभी से ही हम उसे रखें। वरना पता चलता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया और पता चला कि या तो हो सकता है पीजी के आपके मार्कशीट, या फिर मार्कशीट तो जनरली मिल ही जाता है, लेकिन उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह या फिर अन्य जो कास्ट से रिलेटेड है या फिर रेजिडेंशियल से रिलेटेड है, तो क्या कुछ समस्या आ सकती है। इसीलिए हम लोग अभी से ही उसके रिगार्डिंग प्रिपेयर हो जाएं, जिससे कि बाद में समस्या न हो। आज की इस वीडियो में और जितने भी यहाँ पर चर्चा करेंगे हम लोग, ऑफिशियल जो नोटिस है या फिर जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में जानकारी दी गई है विज्ञापन में, उसी के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जेएसएससी जो पीजीटी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो 2023 में परीक्षा लिया गया। तो आपको पता होगा कि इसमें टोटल 11 विषयों के लिए जो है आयोग ने परीक्षा लिया है। अब इसमें एग्ज़ाम जो हुआ था अगस्त से सितंबर के बीच में एग्ज़ाम हुआ था और सितंबर के लास्ट तक, करीब 26 तक शायद लास्ट डेट था। आयोग जो था जो आंसर की जो जारी किया था, अगर उसमें आपको कोई प्रश्न में आपत्ति है, कोई प्रश्न के उत्तर में आपत्ति है, तो आप उसमें चैलेंजेस कर सकते थे। अब इसके बाद रिजल्ट का वेट किया जा रहा है, क्योंकि अब आयोग ने अगर आपत्ति अपना एक्सेप्ट कर लिया और फाइनल आंसर की भी जारी कर दिया गया था, क्योंकि फाइनल आंसर की आने के बाद फिर उसमें कोई चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। अब रिजल्ट ही प्रतीक्षा किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग जो भी है ऑफिशियल के आधार पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि आयोग देखिएगा तो जो भी अपना काम अभी कर रहा है, शायद आयोग के विभिन्न परीक्षाएं होती हैं, हो सकता है वहाँ पर उसका पालन ना हो, लेकिन आयोग जो पीजीटी से रिलेटेड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023। तो ये आयोग जो है अपने कैलेंडर के अनुसार ही चल रहा है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 18 अगस्त से 10 सितंबर तक परीक्षा लिया संभावित था और उसी के अकॉर्डिंग परीक्षा लिया भी गया। इसमें कोई बदलाव नहीं किए गए। अब देखिएगा इसमें परीक्षा फल की तिथि जारी करने का भी संभावित तिथि दिया गया है। कौन सा डेट है? वह है नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में। पहले भी हमने बहुत सारे छात्रों को बोला था आयोग अपने कैलेंडर के अनुसार है और कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देगा। आयोग ने अपना परीक्षा लिया, कैलेंडर के अनुसार ही पूरा 100% उसका पालन किया गया और फिर कैलेंडर के अनुसार ही देखिएगा तो इसका परीक्षा फल जो है प्रकाशित किया जाएगा। तो नवंबर में मान के चलिए, हो सकता है कि 1 सप्ताह या फिर 2 सप्ताह लेट हो सकता है, क्योंकि नवंबर में देखिएगा तो आपका दीपावली भी है, छठ पर्व भी है, तो इसमें छुट्टियां भी रहती हैं। तो ज़्यादा संभावना है कि नवंबर के पहले सप्ताह में, क्योंकि अगर दीपावली अगर देखिएगा तो जो सेकेंड सप्ताह में ही है, दूसरा तीसरा सप्ताह में छठ वगैरह है, तो संभावना है कि प्रथम सप्ताह में ही जारी कर देगा। अगर नहीं जारी होता है तो बीच में कभी भी जारी हो सकता है, मतलब कि नवंबर में ये रिजल्ट आ जाएगा। तो जो छात्र प्रतीक्षा कर रहे थे बहुत दिन से, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ये सारी चीज़ें ऑफिशियल है, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर तो रिजल्ट जारी हो जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद बहुत सारे छात्रों को प्रतीक्षा है कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जैसा कि आयोग उस पर टाइम टू टाइम नोटिस जारी करता है, जैसे ही रिजल्ट आएगा तो किनका किनका उसका लिस्ट आया। बहुत सारे छात्र लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपका 200 सीट था एक सब्जेक्ट में, मान लीजिए इकोनॉमिक्स का 200 सीट था, मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, एग्जैक्ट कितना सीट है वो पता नहीं है। तो सवाल पूछते हैं सर कि रिजल्ट क्या 200 ही जारी होगा या इससे कम होगा या इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या गारंटी है कि अगर ये 200 कैंडिडेट का रिजल्ट जारी हुआ है तो सभी का सिलेक्शन होगा ही, क्या ये गारंटी है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर रिजल्ट जारी हुआ 200 का, तो हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कुछ डॉक्यूमेंट में अड़चने आ जाए, तो इसलिए वहाँ पर हो सकता है कि कैंडिडेट को वहाँ पर उसको
उनकी जो अभ्यर्थता है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसीलिए चांसेस यहाँ पर ये होते हैं कि आयोग हो सकता है कि जितना सीट है उतना ही रिजल्ट जारी करेगा, या हो सकता है इससे कुछ ज़्यादा भी जारी कर सकता है। ये आयोग पर डिपेंड करता है। हाँ, ये चीज़ देखा गया है कि जहाँ पर इंटरव्यू या फिर मेंस जैसे परीक्षा होती थी तो वहाँ पर 10 गुना या 15 गुना रिजल्ट जारी होता था टोटल सीट का। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं है कि मेंस परीक्षा लिया जाएगा या फिर यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पर तो सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो आपके मन में अब सवाल उठेगा, सर कि क्या ये संभावना होती है कि हमारा अगर रिजल्ट हो भी किया तो हमारा डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे? तो बिल्कुल संभावना होती है। हमने पिछले जो एग्जामिनेशन हुआ था टीजीटी का या पीजीटी का झारखंड में, बहुत सारे कैंडिडेट को देखा है कि उनका रिजल्ट हो गया था फाइनली पीजीटी में, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर डॉक्यूमेंट भी उनका सही था लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फाइनल मेरिट लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर से जारी होगा कि आपका चयन हुआ या नहीं हुआ। तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका फाइनली सिलेक्शन हुआ या नहीं। जो अंतिम जो सूची जारी होगी उसमें क्लियर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। क्लियर है? ये तो रिजल्ट जारी होगा नवंबर फर्स्ट वीक में, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किनको किनको बुलाया गया है उनका वो लिस्ट जारी हुआ है। लेकिन ज़्यादा संभावना होती है कि अधिकतर छात्रों का रिजल्ट उसमें हो जाता है। एक ही दो केस ऐसे देखने को मिलते हैं और बहुत ही कम केस, एक ही दो केस देखने को मिलते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब यहाँ पर अगला सवाल उठता है, जैसे कि हमने सबसे पहले रिजल्ट के बारे में जारी किया, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी हमने दी आपको। दूसरा आपका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, तो ये जब रिजल्ट जारी होगा तो इसके लिए नोटिस आएगा आयोग का, और नोटिस के अकॉर्डिंग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ध्यान रखिएगा ये रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नहीं होगा, मैक्सिमम छात्रों का सिलेक्शन होगा ये निश्चित है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक और नोटिस आता है, सूची जारी होगी, अंतिम सूची, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेक्शन राज्य में हुआ पीजीटी में या नहीं हुआ वो तय करेगा। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका लिस्ट क्या है? जनरली अगर देखिएगा तो आयोग ने जो जारी किया है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आयोग ने जो बताया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपका 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पीजी, क्योंकि पीजीटी लेवल का परीक्षा है तो पीजी तो आपका कम से कम आपको चाहिए ही, मतलब मैक्सिमम आपका जो क्वालिफिकेशन है वो पीजी, तो पीजी तो आपका मैंडेटरी है, चाहिए ही। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आयोग जब जाइएगा आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो वहाँ पर हो सकता है कि सब डॉक्यूमेंट ना मांगे, लेकिन आपको 10th से लेकर आपके अपने पीजी तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सभी को लेके जाना है। अगर आयोग आपसे मांगेगी तो आप तो मना नहीं कर सकते हैं कि हम 10th का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, क्योंकि ये पीजी के एग्जाम के आधार पर हुआ है, तो ऐसा आप मना नहीं कर सकते। तो इसीलिए सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। इसमें खासकर अपना सारे मार्कशीट हो गया, इसके अलावा जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, आपको पता है कि जो भी आप कोर्स पूरा करते हैं 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन या फिर पीजी, तो उसके साल भर या फिर साल भर के अंदर जो है आपको एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आप जरूर लेके जाइएगा। बहुत सारे छात्र 10th और 12th और ग्रेजुएशन का हो सकता है कि निकाल ही लेते हैं, पीजी का नहीं निकालते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी जितना आपके पास समय है 15 या 20 दिन या 1 महीना, तो आप इसमें अपना अगर ग्रेजुएशन का नहीं निकाले हैं तो निकाल लीजिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और पीजी का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर नहीं निकाले हैं तो उसको भी निकाल लीजिएगा। ये आप सब के जितने भी छात्र परीक्षा दिए सभी को, क्योंकि आज नहीं ये काल काम देगा ही आपको, इसीलिए इसको निकलवा लीजिएगा तो जितना भी आपका। इसके अलावा इसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट में एक बीएड भी चाहिए, क्योंकि बिना बीएड के तो आपका एग्जाम दे ही नहीं सकते इसको। तो बीएड का आपका फाइनल जो रिजल्ट है इसमें भी वही आपका जो मार्कशीट है खासकर और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका ये होना चाहिए, ये बीएड का। तो ये आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया जो आपको मैंडेटरी है, वो चाहिए ही। अब इसके बाद आते हैं रेसिडेंशियल। अगर आप झारखंड के कैंडिडेट हैं तो झारखंड में आप रहते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट आपको पहचान देना पड़ेगा, तो आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ये कब का होना चाहिए आयोग ने विज्ञापन में बता चुका है, हम अभी थोड़ी देर में चर्चा भी करेंगे। अदर सर्टिफिकेट में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अदर्स ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी और बीएड। उसके बाद यहाँ पर अदर सर्टिफिकेट में आपका
रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, सिर्फ जो झारखंड के निवासी है, झारखंड के जो अपने आप को बताते हैं कि वो निवासी हैं, तो रेसिडेंशियल आपके पास होना चाहिए। अगर कोई अदर स्टेट का है तो उनको तो ये रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर आप झारखंड के हैं तो अदर सर्टिफिकेट, अगर झारखंड के हैं तो झारखंड के कैंडिडेट के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में छात्र है तो आपको तो ओबीसी या एसटी एससी या फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है अनरिजर्व के लिए। अगर रिजर्व कैटेगरी में है, रिजर्व कैटेगरी में है तो रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको पता है, या तो आप अगर ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस आपका बना होना चाहिए। एसटी एससी है तो उसका भी बना होना चाहिए। ये आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित था। इसके लिए भी आयोग ने बता चुका है कि हमें जब का चाहिए। जनरली देखिएगा तो आयोग ने एक स्टैंडर्ड अपना जारी किया है, उसके अनुरूप ये होना चाहिए। अभी फॉर्मेट हम थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे भी। अदर सर्टिफिकेट में बात करें तो अदर सर्टिफिकेट में आपका हो सकता है कोई छात्र पीएच कैंडिडेट हो, दिव्यांग कैंडिडेट हो, तो दिव्यांग सर्टिफिकेट 40% से अगर ज़्यादा है तो उसमें आपको पता है कि आपका डॉक्टर या फिर जो सिविल सर्जन होते हैं उनके माध्यम से वो बना होना चाहिए, तो वो चाहिए। आपको पता है कि इसमें जो पहले से टीजीटी में जो टीचर्स थे तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 3 साल का, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए 3 साल का, ये आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा इसमें जो टीजीटी वाले कैंडिडेट हैं उनको भी इसमें मौका दिया गया था और उनके लिए अलग से सीटें भी यहाँ पर निर्धारित की गई थी। जितना सीट होगा उसका 25% रिजर्व कर दिया गया था इनके लिए, मतलब उनको महत्व दिया गया था, प्रीफरेंस दिया गया था। तो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए और जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं उसके रिगार्डिंग तो आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन होगा ही, तो जो आपको मांग एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर आपको उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरा, तो थर्ड में आपका अदर सर्टिफिकेट में अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर कोई छात्र जो है आपका अपना जो डिग्री है, जैसे कि कोई हायर डिग्री भी जब फॉर्म भरते होंगे तो वहाँ पर देखिएगा तो मैक्सिमम डिग्री तो आपसे पीजी मांगा गया और बीएड मांगा गया। अदर डिग्री भी वहाँ पर लिखा रहता है, जैसे कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा और कोई क्वालिफिकेशन है तो आप वहाँ पर मेंशन कर देते हैं। जैसे कोई छात्र एमएड किए हुए हैं तो एमएड अगर वहाँ पर मेंशन किए हुए तो एमएड आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना होगा। आयोग आपसे मांगे या न मांगे, अगर आप वहाँ पर मेंशन किए हैं अपने फॉर्म भरते वक्त, ये मैंडेटरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो हम यहाँ पर लिख दे रहे, जो छात्र फॉर्म में भरे हैं, मतलब फॉर्म भरते वक्त आप कोई भी वहाँ पर डिग्री मेंशन कर चुके हैं, कोई सीए वगैरह किया है जैसे कॉमर्स के कैंडिडेट वगैरह, या फिर कोई आपके पास एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी किए थे आपने फॉर्म में भरे हैं। ध्यान रखिएगा, फॉर्म में अगर नहीं भरे हैं तो ये जरूरत नहीं है, अगर है तो भी जरूरत नहीं है वहाँ पर आयोग को बताने की, नहीं हम ये किए हैं। फॉर्म में अगर भरे हैं तो ही प्रस्तुत कीजिएगा, अगर नहीं भरे हैं, अगर आपके पास है भी तो भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पीजी और बीएड के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है। क्लियर है? तो भरे हैं एमएड वगैरह या फिर कोई भी अदर जितना भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, अगर फॉर्म भर में आपने मेंशन किया था तो वो सर्टिफिकेट वगैरह रखिएगा। तो ये आपके मिनिमम डॉक्यूमेंट है जो कि आपको वहाँ पर चाहिए। इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट वगैरह जैसे कि हमने बताया एक्सपीरियंस का, कोई एज में रिलेक्शंस आता है तो उसके रिगार्डिंग भी अगर कुछ जैसे कि आपका तो ओबीसी वगैरह होना चाहिए, तो कैंडिडेट को वहाँ पर ही आपको रेफरेंस मिलता है, तो उसके आधार पर आपका बना होना चाहिए। अब यहाँ पर आयोग के जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 2023 का दूसरा ये एडवर्टाइजमेंट था जो जेएसएससी ने जारी किया था। ये रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी है, सब में तो डॉक्यूमेंट वही चाहिए, चाहे आपका रेगुलर हो चाहे बैकलॉग हो। ये तो है आपका कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हाँ कोई खेल कोटा में अगर भरे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा तो ये अदर सर्टिफिकेट में अगर कोई छात्र खेल कोटा में भरे हैं, तो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक या फिर कोई फेडरेशन द्वारा प्रतियोगिता आयोजित में मेडल प्राप्त किए हैं, या फिर भारतीय ओलंपिक द्वारा प्रथम स्थान या विश्व रिकॉर्ड राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में किए हैं, तो वो सर्टिफिकेट वगैरह लेते जाइएगा, तभी आपको वहाँ पर उसका महत्व दिया जाएगा। जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको 5 साल का छूट मिल रहा है, तो आपके पास दिव्यांगता सर्टिफिकेट है तो ही आपको ये छूट मिलेगा, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई ऐसे ही किया जाएगा, तो इसीलिए आप यहाँ लेके जाइएगा।
यहाँ पर सीधे लिखा हुआ है, आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ये भी ध्यान रखना है। जैसे कि आयोग का फॉर्म भरने का डेट मान लीजिए आपका जुलाई था, 31 जुलाई तक लास्ट डेट था, और आप अपना जो सर्टिफिकेट बना रहे हैं 31 जुलाई के बाद अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में अभी अपना निःशक्तता सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो वो मान्य नहीं होगा। बैक डेट को होना चाहिए, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए आपके पास दिव्यांगता या निःशक्तता सर्टिफिकेट। उसके बाद का होगा तो मान्य नहीं होगा। ये आयोग ने यहाँ पर क्लियर कह दिया है। एक और यहाँ पर दिया हुआ है कि आयोग ने जो अपना फॉर्मेट दिया है प्रमाण पत्र जो निःशक्तता, ऐसे ही सिंपल बना के वहां ले जाना नहीं है। एक स्टैंडर्ड जो उसका फॉर्मेट होता है उसी के आधार पर आपको वहां पर प्रस्तुत करना है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सुविधा दिया गया है, ये परीक्षा से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने बताया स्थानीय प्रमाण पत्र आपको चाहिए। जो छात्र झारखंड में ही सिर्फ छात्र के लागू होगा, जो बाहर वाले हैं अदर स्टेट वाले उन पर तो लागू नहीं होगा। तो स्थानीय प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए? तो स्थानीय प्रमाण पत्र यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपका एसडीओ लेवल का अगर है, अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का है, तो वो 2 जून 2016 या इसके पश्चात का है तो मान्य होगा। मतलब कि यहां पर ये बोल सकते हैं कि अगर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट स्थानीय प्रमाण पत्र 2 जून 2016 के पहले का किसी भी स्तर का है आपका बना हुआ, तो मान्य कभी भी नहीं होगा। 2 जून 2016 के बाद बना हुआ है और वो एसडीओ लेवल का है तो मान्य होगा। अब बोलिएगा सर कि नहीं मेरा तो सीओ लेवल का बना हुआ है, अंचलाधिकारी का। तो अगर अंचलाधिकारी का बना हुआ है तो 19 जुलाई 2019 या उसके पश्चात बनाए सीओ लेवल का तो वो मान्य होगा। एक चीज समझ गए, मतलब कि 2 जून 2016 के बाद अगर एसडीओ लेवल का है तो ही मान्य होगा, और सीओ लेवल का है तो 19 जुलाई 2019 के 19 या उसके बाद बना हुआ है सीओ लेवल का अंचलाधिकारी स्तर का तो वो मान्य होगा। क्लियर है? मतलब कि 2016 से पहले का अगर किसी लेवल का बना हुआ है आपके पास स्थानीय प्रमाण पत्र तो मान्य नहीं होगा। 2019 के पहले का अगर बना हुआ है आपका, मतलब 19 जुलाई 2000 पहले का अंचलाधिकारी का तो वो मान्य नहीं होगा। ये क्लियर है यहाँ पर। वही चीज यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पूर्व मान्य नहीं है, इतना के पूर्व किसी भी स्तर का मान्य नहीं होगा। जो परिशिष्ट में अंकित है, जो मतलब जो फॉर्मेट दिया गया उसके आधार पर आपका, मतलब जो आप बनाइएगा उसके आधार पर बना होना चाहिए, जो फॉर्मेट है स्टैंडर्ड इसका। ये महिलाओं के लिए खासकर है, पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं झारखंड शादी के बाद या फिर फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर उनके साथ समस्या होती है। उनका स्थानीय प्रमाण पत्र हो सकता है कि पिता के नाम पर बनाओ या फिर पति के नाम पर बनाओ, तो दोनों मान्य है। बहुत सारे छात्र ये सोचते लेते हैं नहीं पिता के नाम पर ही होना चाहिए, मायके के होना चाहिए। तो यहाँ पर आयोग ने ये क्लियर कर दिया है कि पति के भी नाम पर अगर है, हस्बैंड के नाम पर भी, मतलब नाम तो मेन कैंडिडेट में तो जो कैंडिडेट है उन्हीं का नाम रहेगा। जैसे यहाँ पर पिता या हस्बैंड का नाम रहता है, हो सकता है उसमें हस्बैंड का नाम हो तो भी वो मान्य होगा। एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन किया है, जैसे कि शादी के बाद महिलाओं के जो टाइटल होता है खासकर वो चेंज हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई लिखता है उसमें अनीता कुमारी, तो हो सकता है कि अनीता देवी शादी के बाद नाम वही होता है, तो यहाँ पर टाइटल चेंज हो गया। टाइटल चेंज नहीं हुआ, वो लिखने का जो यहाँ पर जो हमारे समाज में है वो लिखने का तरीका बदल गया। तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम हो सकता है? अनीता कुमारी की जगह अनीता देवी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप उसके लिए एक शपथ पत्र जो है समर्पित कर लीजिएगा, कचहरी में जाइएगा, एक जो सर्टिफिकेट होता है आप वकील से बनवा लीजिएगा। बस इतना ही करना है उसमें कि अनीता कुमारी और अनीता देवी दोनों एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का ये नाम है। और ये नाम क्यों चेंज हुआ? शादी के बाद ये बदला हुआ है, समाज में ऐसी स्थिति है। बस वो वकील जाइएगा, आप बना देगा वो, बस इसमें करना है। जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें ST SC के लिए, तो ST SC के लिए नियम है कि राज्य बनने के बाद किसी भी, मतलब राज्य बनने के बाद अगर ST SC सर्टिफिकेट जिला अधिकारी
या फिर अनुमंडल के उपायुक्त या फिर अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का निर्गत है तो वो मान्य होगा। राज्य बनने से लेकर अभी तक अगर वो एसडीओ लेवल, डीसी लेवल या फिर जो ऊपर के अधिकारी अनुमंडल के उपायुक्त के आधार पर बना हुआ है तो मान्य होगा। अब बोलिएगा सर कि मेरा सीओ लेवल का बना हुआ है, तो सीओ लेवल का मान्य एसटीएससी का सर्टिफिकेट तब होगा जब वो 25 फरवरी 2019 या उसके पश्चात का बना हुआ है। एसटीएससी सर्टिफिकेट है, सीओ लेवल का है, लेकिन अगर वो 25 फरवरी 2019 के पहले का है तो मान्य नहीं होगा। 25 फरवरी 2019 या उसके बाद का है तो मान्य होगा सीओ लेवल का। अब ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी के लिए है कि दिनांक 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी, मतलब इसमें भी दो नियम है कि 29 अगस्त 2000 पहले का अगर ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है किसी भी स्तर का तो वो मान्य नहीं होगा किसी भी। अब बोलिए सर ये कैसे पता चल गया? क्योंकि इसके डेट के बाद ही मान्य है। 2000 पहले का 29 अगस्त 2012 के पहले का अगर बना हुआ है तो मान्य किसी भी स्तर का नहीं होगा, लेकिन अगर उसके बाद बना हुआ है वो भी उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी से तो मान्य होगा। अब बोलिए नहीं सर कि मेरा सीओ लेवल का बना हुआ है, तो सीओ लेवल का कब मान्य होगा? जब वो 25 फरवरी 2019 या उसके पश्चात अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है BC1 या BC2 25 फरवरी 2019 या उसके पश्चात BC1 या BC2 आपका अगर सर्टिफिकेट बना हुआ है सीओ लेवल का तो मान्य होगा। उससे पहले का बना हुआ है सीओ लेवल का तो मान्य नहीं होगा। अब ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको पता है कि 2019 से प्रारंभ हुआ था ईडब्ल्यूएस को आरक्षण 10%, मतलब कि जो अनरिजर्व कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनको भी 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इसके लिए नियम यहाँ पर बनाया गया है। तो आपको पता है कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल या कुछ दिनों के लिए वैलिड होता है, एक सर्टेन पीरियड के लिए। तो अगर वो एक्सपायर हो गया तो उसको बना लीजिएगा, या फिर नहीं पहले से अगर एक्सपायरी डेट खत्म नहीं हुआ है तो आप उसी को रखिएगा, जो जिसको आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र कहते हैं। तो आपको प्रस्तुत करना होगा। और ये किस लेवल का बना होना चाहिए? उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी या फिर इन्हीं के किसी एक के आधार पर आपका बना होना चाहिए, मान्य रहेगा। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, रेसिडेंशियल तो हमने बता दिया था महिलाओं के लिए, खासकर जो जिनका शादी हो चुका है। जाति रेसिडेंशियल हो सकता है पिता या पति के नाम पर हो। जो जाति सर्टिफिकेट होगा, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, हमेशा पिता के नाम पर ही होना चाहिए। जैसे कि विवाह तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, गैर जाति विवाह भी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे वो STSC कैंडिडेट किसी उच्च जाति, मतलब कि जनरल कैटेगरी में शादी कर लिया, OBC में शादी कर लिए, तो वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलता है। अगर आप अदर कास्ट में शादी करते हैं वहाँ पर रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए एक नियम बना दिया गया है कि पिता के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे। अब आयोग को कैसे पता चलेगा कि हम अदर कास्ट में शादी किए हैं? आप ये जाति सर्टिफिकेट बनाने जाइएगा तो अगर अदर कास्ट में शादी किए हुए हैं तो आपका नहीं बनेगा, क्योंकि समाज जन जाता है, हर जगह न्यूज़ ये हो जाता है, तो नहीं बनता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि पिता के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा और किसी के नाम पर नहीं होना चाहिए। और बनेगा ही नहीं तो प्रस्तुत कहाँ से कीजिएगा? और भी बहुत सारे पॉइंट इसमें हैं, जो मेन पॉइंट है आपको वो बताते जा रहे हैं, सब नोट करते जाइए। ऐसा नहीं कि अगर नहीं नोट किए हैं तो आप उसको लिखते जाइएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप चाहे फॉर्म भरे हुए हो या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, रेसिडेंशियल हो या फिर किसी भी तरह का अन्य सर्टिफिकेट हो, सभी में आपका नाम, आपके जो भी डिटेल हो, आपके 10th सर्टिफिकेट के आधार पर ही मैच होना चाहिए। अब अगर जैसे कि आपने नाम लिखा हुआ है उसमें प्रिंस कुमार, तो 10th के सर्टिफिकेट में तो उसी नाम पर आपका सारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है। अगर आप बोलिएगा सर कि नहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं प्रिंस में मतलब कि मान लीजिए आई के जगह जे कोई लिख दिया गलती से, या फिर कुमार के जगह यू हट गया, न तो यू छोड़ दिए, या फिर एज बढ़ा दिए, मतलब कि कुछ भी हो सकता है उसमें स्पेलिंग में भी। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि वर्तनी मतलब स्पेलिंग भी सेम होना चाहिए। अगर स्पेलिंग सेम नहीं होना चाहिए
नहीं है तो ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने अपना सर्टिफिकेट में प्रिंस गुप्ता रखा था, प्रिंस गुप्ता, और अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो आपका सर्टिफिकेट बना है कास्ट सर्टिफिकेट, उसमें प्रिंस कुमार कर दिए, तो यहाँ पर भी टाइटल में अंतर है, तो ये मान्य नहीं होगा। स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक या आवेदक के पिता या पति के नाम, मतलब कि खुद कैंडिडेट और कैंडिडेट के फादर या हस्बैंड के नाम एवं नाम की वर्तनी मैट्रिक के सर्टिफिकेट अंक पत्र में दर्ज वर्तनी से भिन्न नहीं होना चाहिए, मतलब उसी के जैसा दम सेम टू सेम होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ये चीज का ध्यान रखिएगा। विज्ञापन प्रकाशित की तिथि को झारखंड सरकार द्वारा लागू आरक्षण संबंधी सभी नियम प्रभावी होंगे। जैसे कि जिस दिन विज्ञापन जारी किया गया, जैसे कि अभी वर्तमान में कौन नियम लागू होगा, तो आयोग ने जिस दिन जारी किया था उसी समय जो सरकार का जो नियम रहेगा वही नियम लागू होगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको प्रस्तुत करना ही होगा जो आपने मेंशन किया है अपने फॉर्म में, अन्यथा अवैधता रद्द कर दी जाएगी। ये सारे सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग था, ये तो ऑनलाइन फॉर्म भरने था, अब तो जरूरी नहीं है। अभी तो परीक्षा है, अब सिलेबस तो मतलब नहीं है। हाँ, अगले एग्जाम के लिए तैयारी करना है जिनको मतलब है। रिजल्ट जारी होता है ना, तो उसमें भी बहुत सारे, जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन वगैरह, बहुत सारे छात्र कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन पर पूछेंगे कमेंट करके, और कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन का हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सब चीज बात करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बात कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ और यहाँ पर देखिएगा, चलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत है डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कोई कैंडिडेट है जिनका मार्क्स इक्वल आ जा रहा है, तो मेरा सिलेक्शन या उनका सिलेक्शन होगा, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बोला गया है। एक से अधिक उम्मीदवार के प्राप्तांक समान रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा, जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको पहले रखा जाएगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि भी समान है तो ऐसी स्थिति में स्नातकोत्तर योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर, अगर आपका 50% है, किसी का 60% है, किसी का 90% है, किसी का 80% है, तो उसके आधार पर रखा जाता है। न्यूनतम अंक 50% 45% है। सत्यापन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि विवरणिका की कंडिका 20 के आधार पर मेधा सूची जारी किया जाएगा और अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की प्राप्तता और अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। क्लियर है? रिजल्ट आने के बाद फिर सूची होगा वो, और सूची के आधार पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के आवेदन में पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी उक्त कोटि की रिक्ति के लिए स्थापित नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में संबंधित कोटि में रिक्त पदों के विरुद्ध मेधा सूची में उपलब्धता के आलोक में निचले क्रम के उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाएगा। समझ रहे हैं ये चीज़? मतलब कि अगर मान लीजिए आपने एसटी में फॉर्म भरा था, आपके पास वो सर्टिफिकेट ही नहीं है या फिर बन ही नहीं पाया, या फिर ओबीसी में फॉर्म भरे थे, ओबीसी सर्टिफिकेट बन ही नहीं पाया, आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे, तो ऐसे में आपको क्या किया जाएगा कि आपके स्थान पर किसी अन्य कैंडिडेट को वहाँ पर मौका दिया जाएगा। ये चीज़ें आयोग ने क्लियर कहा है। अब बोलिएगा सर कि नहीं, मान लीजिए मेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं थे, क्या हमको जनरल में शामिल करके मेरा सिलेक्शन लिया जाएगा? तो उसके रिगार्डिंग तो यहाँ पर आयोग ने कुछ नहीं कहा है। जनरल के इतना मार्क्स आपके हैं तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर रखा जाएगा। हाँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं लिए हों। आप अगर फॉर्म ही भरे थे कि जैसे कि आपको पता है कि फॉर्म भरने का जनरल कैटेगरी वाले का 35 साल होता है मैक्सिमम, और अगर ओबीसी है तो 37 साल, तो आप फॉर्म भर, इसीलिए आपका एज मान लीजिए 37 साल था, रिजर्वेशन मिला इसीलिए आप फॉर्म भरे पाए। पता चला कि आप ओबीसी में अपना सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर ही नहीं पाए, तो आपका मार्क्स जनरल से ज़्यादा होते हुए भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप फॉर्म भरे थे कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से ही, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो आपको जनरल में क्यों लिया जाएगा? क्योंकि जनरल में तो प्रावधान ये है कि 35 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए।
तो वहाँ पर ये इसी को बोलते हैं डबल बेनिफिट। डबल बेनिफिट सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ को कहा था कि ये डबल बेनिफिट हो गया, जो कि एक अभ्यर्थी को डबल बेनिफिट नहीं मिल सकता है। अगर आप सामान्य कैंडिडेट है, 30 साल के हैं और आपने फॉर्म भरा था, सर्टिफिकेट नहीं प्रस्तुत कर पाए, अगर आपका ये मार्क्स जनरल से ज़्यादा है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन जनरल में होगा, इसमें क्या दिक्कत है। नियुक्ति आपकी कैसी होगी, तो परीक्षा में सफलता पदों पर नियुक्ति के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा जब तक झारखंड सरकार का ऐसी जांच के पश्चात जो आवश्यक समझी जाए समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी लोकसभा में नियुक्त करने के लिए चरित्र और पूर्व वीरत्व के संबंध में सभी प्रकार से उपयुक्त हो। ये सारे रिजल्ट होने जाने के बाद, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा, मतलब होगा ही बिल्कुल, लेकिन ये आयोग का कहना है, बस कह दिया है। अगर झारखंड सरकार को लगता है कि हाँ आप अच्छे चरित्र वाले हैं, अच्छे व्यवहार वाले हैं, अगर मान लीजिए किसी का पता चला कि नहीं आपने सिलेक्शन ले लिया, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपके अगेंस्ट में FIR है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए ये लिखा रहता है। कोई अब मान लीजिए किसी पर उग्रवादी का या फिर आतंकवादी का ठप्पा लगा हुआ है, वो एग्ज़ाम दे रहे, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती है, भर्ती लेते हैं ऐसे, मतलब कि वो जानबूझ के भर्ती होना चाहते हैं, तो ऐसे में वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। वो कैंडिडेट फिर कोर्ट में जाकर तो कर सकता है, इसलिए आयोग ये चीज़ें लिखती है, बाकी सामान्य कैंडिडेट के लिए कोई टेंशन नहीं है। दूसरा लिखा है सेवा में नियुक्तियां समय समय पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग झारखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1-2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए सेवा में विशेष प्रतिनिधिता के संबंध में आदेशों के अधीन होगी। मतलब कि उनके आलोक में जो नियुक्तियां हो रही है या फिर जो उनको रिजर्वेशन दिया गया है, उसी के आधार पर जो है नियुक्तियां करने की बात कही गई है। क्लियर है, सबको वर्ड दिख रहा था ना, यहाँ पर थोड़ा ये वाइट हो गया है लेकिन सबको दिख रहा होगा। तो ये सारा फाइनली अब सिलेक्शन यहाँ पर कैसे होगा, सारा चीज़ हमने डिस्कस कर दिया गया है। आयोग ने फिर ये भी बताया कि अन्य ने मतलब कि कौन छात्र डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग, या फिर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कैंडिडेट को, तो ये सब हम पढ़ नहीं रहे हैं, इसका हम PDF अपलोड कर देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। प्रमाण पत्रों की जांच के अवसर पर आयोजित काउंसलिंग के दौरान फर्जी प्रमाण पत्र या फिर फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पाए जाने की स्थिति में वो निम्न दंड के भागी होंगे। अगर आपने एग्जाम दे दिया, आप फर्जी सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर रहे हो, पता चल गया कि आप फर्जी डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो आपके खिलाफ बहुत सारे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी, सबसे पहले तो यही काम होगा। अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिए अगले 2 साल के लिए वंचित कर दिया जाएगा। अब बोलिएगा सर झारखंड में तो 10 साल में एक परीक्षा होती ही है, तो ये फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहला वाला फर्क पड़ेगा। आपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी उनके माता पिता अभिभावक अथवा स्थिति जो भी उत्तरदायी हो के विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अगर मान लीजिए आप कोई क्रिमिनल ऐसा कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो कैंडिडेट के प्रति या फिर उसके गार्जियन के प्रति कुछ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा और भी है, यहाँ पर बात की गई है कि निम्न अवस्थाओं में भी आपकी अभ्यर्थता मतलब कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि अगर अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने की निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना। आपका एज 40 साल है, आप भर दिए 37 साल वाला OBC वाला में, तो आपको डिस्क्वालीफाई ऐसे ही कर दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता आपको पास नहीं है, शुल्क आप नहीं जमा किए, प्रमाण पत्रों की जब जांच होनी थी आप प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत नहीं कर पाए, वो भी विद इन पीरियड है, आपको एक समय दिया गया तो उस समय में आप प्रस्तुत नहीं कर पाए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आयोग की परीक्षा में किसी तरह से नकल कर रहे हैं, फर्जी ढंग से आप अपने स्थान पर किसी और को परीक्षा दिलाने के लिए भेजे थे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, सब कैसे यहाँ पर रद्द होगा। परीक्षा फल प्रकाशन के होने के 7 दिनों के अंदर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपण पत्र में 500 रुपये शुल्क के साथ पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। अगर मान लीजिए आप हो सकता है कि रिजल्ट आया, आपको लगता है कि नहीं मेरा तो 100% मतलब सही था, मतलब 90% सही था, मेरा क्यों नहीं हुआ, तो जो छात्र का रिजल्ट नहीं आया और उनको लगता है कि नहीं हम अच्छा स्कोर किए थे, मेरा फिर से कॉपी चेक होना चाहिए, तो आप 7 दिनों के अंदर, जिस दिन रिजल्ट आया, मान लीजिए 5 नवंबर को रिजल्ट आता है, तो अगले 7 दिनों के अंदर आप अपने जो आंसर किए उसको जांच करवा सकते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे तो डिस्कस कर चुके हैं, तो एग्जाम में है लिखना क्या क्या है उसके बारे में है। अब यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मेट वगैरह, जैसे जाति प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए, आजकल तो आप बनाइएगा
जो प्रज्ञा केंद्र वगैरह में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है ब्लॉग वगैरह से, फिर उसके बाद तो ऐसा ही फॉर्मेट आता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस तरह का फॉर्मेट हो। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर है पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फिर जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित होने के संबंध में 100 घोषणा है, ये खुद से भरना होगा, इसको प्रिंट करवा के आप भर लीजिएगा। फिर इनकम एंड असर सर्टिफिकेट, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए सर्टिफिकेट का फॉर्म इस तरह से होना चाहिए। झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अगर झारखंड के आप हैं कैंडिडेट तो ये आपको लिए बनाना पड़ेगा। फिर झारखंड का स्थानीय निवास पत्र इस डेट के अनुसार, क्योंकि अलग अलग डेट में था ना आपका, तो इसके अनुसार होना चाहिए। फिर निःशक्तता प्रमाण पत्र, दिव्यांगता। फिर अनुभव, जो कैंडिडेट जो हैं जिनका एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनके लिए ग्रेड पे वगैरह आपको पता है, क्योंकि आप झारखंड सरकार में टीजीटी के पद पर है, उन्हीं के लिए ही चाहिए। विद्यालय के नाम वगैरह, जो आपका ग्रेड पे वगैरह तो सब लिखा हुआ है इसमें। फिर लिखने में असक्षमता, जो स्क्राइब वगैरह उपलब्ध कराने की बात की गई थी, तो उनके लिए है। उसके बाद तो अब सिलेबस है। तो फाइनली आपका जितना भी सारी चीज़ थी, एक लंबे सेशन, थोड़ा लंबा गया है, इसमें आधे घंटे के करीब हो गया वीडियो, लेकिन हर चीज़ आपको बता दिया गया है, जितने भी आपका कन्फ्यूज़न था वो सारी चीज़ें। बहुत सारे आप छात्र सिर्फ कट ऑफ के लिए पूछेंगे, कट ऑफ कितना जाएगा, उसकी चिंता ना करें, जब रिजल्ट आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कट ऑफ वगैरह, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वगैरह होता है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ ही दिनों में एक अगला वीडियोस बनाएं जिसमें कि कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है उससे संबंधित सारी जानकारी हो। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में और भी चीज़ों को लेकर। किन्हीं का कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। और जो भी छात्र आने वाले अन्य परीक्षाओं की तैयारी, जैसे कि सहायक आचार्य आपके पास अभी विकल्प है, जो जेटेड पास है, तो उनके लिए आने वाले झारखंड हाई स्कूल के लिए भी आने वाला है वैकेंसी, और पीजीटी के लिए भी अन्य सब्जेक्ट के भी आने वाले हैं। तो उनके लिए जो छात्र अपनी तैयारी करना चाहते हैं, न्यू जेटेड भी नवंबर दिसंबर में होने वाला है, आने वाला है वैकेंसी, तो उसके लिए भी लाइव बैचेज जो है प्रारंभ हो चुके हैं। तो जो छात्र उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अपना नाम और सब्जेक्ट लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780। आपको सारी जानकारी दे दिए गए, या फिर हमारा जो स्वरूप लर्निंग ऐप है उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर कोर्सेज को जाकर परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।